भारतीय सिनेमा और हमारे सार्वजनिक जीवन में आप देखें कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बिल्कुल, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के सफर पर नजर डालेंगे, जया बच्चन। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके अभिनय से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई अहम पड़ावों को छूती है। उनका सफर काफी मनोयामी रहा है। हाँ, और हमारा इरादा भी यही है कि जया भादुड़ी से जया बच्चन बनने और फिर एक बेहद सम्मानित अभिनेत्री से एक कह सकते हैं मुखर राजनेता बनने तक की उनकी यात्रा के मुख्य मोड़ों को समझें। ये सिर्फ एक करियर का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बदलते भारत में एक महिला की बदलती भूमिकाओं की कहानी भी इसमें दिखती है। सही कहा। तो चलिए सीधे चलते 1971 में, जब गुड्डी नाम की फिल्म आई थी और एक नई अभिनेत्री ने अपने सादेपन से सबका ध्यान खींचा। हाँ, गुड्डी। कैसे वो मासूमियत एक स्थायी पहचान बनी और कैसे उस पहचान के साथ वो सत्ता के गलियारों तक पहुंची, ये सफर कई परतों वाला है। ओके। जया बच्चन का जन्म, जैसा आपने बताया, जया भादुड़ी के रूप में 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ। जी। ये वो दौर था जब मतलब नया नया आजाद हुआ भारत अपनी पहचान गढ़ रहा था। हाँ, और सिनेमा भी बदल रहा था। हाँ, हिंदी सिनेमा भी सामाजिक बदलावों के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहा था, कह सकते हैं। बिल्कुल। और फिर 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी आई। हाँ, और आते ही छा गई। रातों रात जया भादुड़ी एक जाना पहचाना नाम बन गई। एक ऐसी स्कूल छात्रा का किरदार जो फिल्मी दुनिया के ग्लैमर और एक खास अभिनेता के पीछे दीवानी है। ये किरदार अपने समय से कितना जुड़ा हुआ लगता है ना। बिल्कुल। और गुड्डी की सफलता सिर्फ कहानी या किरदार की वजह से नहीं थी, इसमें जया भादुड़ी के अभिनय का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, ये बात तो है। उस दौर में जब हिंदी फिल्मों में थोड़ी नाटकीयता, मेलोड्रामा, मतलब लाउड एक्टिंग का चलन था, उनका अंदाज एकदम ताजी हवा के झोंके जैसा था। अच्छा, कैसे? वो अभिनय कर नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच वही किरदार जी रही हों। इसी सहजता, इसी स्वाभाविकता ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया। समीक्षकों ने उनके सहज अभिनय और शालीन आकर्षण की बहुत तारीफ की और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। आपने कहा सहज अभिनय और स्वाभाविकता, उस जमाने के हिसाब से ये कितना अनूठा था। हाँ, ये बात सोचने वाली है। क्या इसे उस वक्त एक तरह का जोखिम नहीं माना गया होगा, जब ज्यादातर अभिनेत्रियां एक तयशुदा ग्लैमरस इमेज में ढलने की कोशिश करती थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये अनूठा तो था ही। देखिए, 60 और 70 के दशक में नायिकाओं के लिए एक खास तरह का ग्लैमर, एक स्टार अपील, वो जरूरी समझी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। जया भादुड़ी का अंदाज उससे बिल्कुल अलग था। वो पड़ोस की लड़की जैसी लगी। हाँ, रिलेटेबल जिसे बोलते हैं, जिसे देखकर अपनापन महसूस हो। उनका अभिनय यथार्थ के करीब था। अब ये जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन शायद यही उनकी ताकत बना। अच्छा। दर्शक शायद पर्दे पे कुछ सच्चा, कुछ जिससे वो जुड़ सकें, वो देखना चाहते थे, और गुड्डी ने उन्हें वही दिया। और हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक ने उनकी इस खूबी को पहचाना और तराशा भी। गुड्डी के बाद तो उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। हाँ, बिल्कुल। 70 का दशक तो जैसे उनके नाम रहा। उपहार, कोशिश, परिचय, पिया का घर, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, जंजीर और बेशक शोले। क्या लिस्ट है। ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि इनमें उनके किरदारों को आज भी याद किया जाता है। सही कहा आपने। और इन फिल्मों की लिस्ट देखें तो उनकी रेंज का पता चलता है। हाँ, रेंज तो कमाल की थी। कोशिश में संजीव कुमार के साथ उनकी वो गूंगी बहरी जोड़ी, कितना मार्मिक चित्रण था। बहुत। अभिमान में एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली गायिका का वो जटिल किरदार, मिली की जिंदा दिल और बीमार लड़की हो, या शोले की वो खामोश दर्द भरी आंखों वाली विधवा राधा का किरदार तो बिना बोले ही बहुत कुछ कह गया। वही तो, हर किरदार में वो पूरी तरह उतर जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो कम बोलकर भी आंखों से बहुत कुछ कह जाती थी। उनका अभिनय लाउड नहीं, गहरा होता था। इसी वजह से वो सिर्फ स्टार नहीं, एक सम्मानित अभिनेत्री के तौर पर स्थापित हुई। ये दिलचस्प है कि एक तरफ उनकी इमेज पड़ोस की लड़की वाली थी, सादगी वाली, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अभिमान या शोले जैसे बेहद गंभीर और जटिल किरदार में निभाए। क्या उन्हें कभी टाइपकास्ट होने का खतरा महसूस नहीं हुआ? कैसे उन्होंने इस संतुलन को साधा? मुझे लगता है इसका श्रेय उनकी किरदारों की समझ को जाता है, और साथ ही निर्देशकों के भरोसे को भी। हाँ, ये भी है।
हाँ, उनकी एक पहचान मिडिल क्लास या सहज किरदारों से बनी, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसे किरदार चुने जिनमें भावनात्मक गहराई थी। अभिमान में गायकी के जरिए पति पत्नी के बीच का वो तनाव और अहंकार दिखाना बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, या शोले में बिना ज्यादा संवादों के सिर्फ अपनी उपस्थिति और भावों से एक विधवा के दर्द को व्यक्त करना, ये आसान नहीं था। उन्होंने साबित किया कि सादगी का मतलब गहराई की कमी नहीं होता। शायद यही वजह है कि दर्शक उन्हें हर तरह के रोल में स्वीकार करते गए। और अभिनय के इसी सुनहरे दौर के बीच उनके निजी जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आया। हाँ, बिल्कुल। 1973 में उन्होंने अपने सहकलाकार अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक। हाँ, ये महज एक शादी नहीं थी, ये बॉलीवुड के दो सबसे प्रतिभाशाली और उभरते सितारों का मिलन था। सही। पर्दे पर तो इनकी जोड़ी पहले ही हिट हो चुकी थी। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया। हाँ, और उसी फिल्म में जया जी का वो चुलबुला अंदाज भी था। हाँ, लोगों को खूब भाया। फिर अभिमान आई, जो उनके रिश्ते के कुछ ही समय बाद रिलीज हुई और बेहद सफल रही। निश्चित रूप से अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी जोड़ियों में से एक है, कह सकते हैं। बिल्कुल। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एक अजीब सी सच्चाई झलकती थी। हाँ, लगती थी। जंजीर में वो अमिताभ के गंभीर किरदार के सामने एक चुलबुली राहत थी, तो अभिमान में उन्होंने बराबरी के कलाकारों के तौर पर एक जटिल रिश्ते को निभाया। और चुपके चुपके में उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की। और सिलसिला में उनके बीच का वो तनाव और कश्मकश पर्दे पर महसूस होता था। उनका साथ आना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए फायदेमंद नहीं था, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा को कुछ यादगार फिल्में और एक आइकॉनिक जोड़ी दी। अभिमान का जिक्र बार बार आ रहा है। फिल्म पति पत्नी के बीच पेशेवर ईर्ष्या और अहंकार के टकराव पर थी। जी। क्या कभी असल जिंदगी में दो इतने बड़े और सफल कलाकारों के बीच इस तरह की कोई चुनौती आई, या मीडिया में ऐसी बातें उठी? देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के बारे में कयास तो हमेशा लगते हैं। हाँ, वो तो है। खासकर जब दो सफल कलाकार एक साथ हों। अभिमान की कहानी संवेदनशील थी और शायद कुछ लोगों ने उसे उनकी निजी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश भी की होगी। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को गरिमा के साथ संभाला। दिलचस्प बात यह है कि शादी के बाद भी उन्होंने कुछ समय तक काम जारी रखा। हाँ, जैसे शोले और सिलसिला। हाँ, ये फिल्में शादी के बाद आईं, लेकिन फिर उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया। हाँ, ये उनके करियर का एक अहम पड़ाव था। शादी और फिर बच्चों, श्वेता और अभिषेक बच्चन के जन्म के बाद उन्होंने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। और ये फैसला उन्होंने तब लिया जब वो अपने करियर के शिखर पर थी। हाँ, बिल्कुल, टॉप पर। उस दौर को देखते हुए ये कितना बड़ा कदम था। ये बहुत बड़ा कदम था। 70 और 80 के दशक में टॉप पर बैठी अभिनेत्री का शादी और बच्चों के लिए करियर से लंबा ब्रेक लेना ये आम बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जब उनका करियर इतना अच्छा चल रहा हो। कई बार माना जाता था कि शादी के बाद अभिनेत्री का करियर शायद खत्म हो जाता है। एक धारणा थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये फैसला सचेत रूप से लिया। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सालों बाद जब उन्होंने वापसी की तो वो वापसी यादगार बन गई। बिल्कुल। उन्होंने गोविंद निहालेनी की 1084 की मां 1998 से वापसी की। एक दमदार वापसी थी वो। और फिर फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो जैसी फिल्मों में नजर आईं। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सही कहा। उनकी वापसी इस मायने में खास थी कि उन्होंने उम्र के हिसाब से माँ या सास के मतलब उन पारंपरिक किरदारों को एक नई पहचान दी। हाँ, वो सिर्फ साइड रोल नहीं थे। बिल्कुल, ये सिर्फ सहायक भूमिकाएं नहीं थीं, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा थीं। 1084 की माँ में नक्सल आंदोलन में मारे गए बेटे की माँ की पीड़ा और सच जानने की उसकी तड़प को उन्होंने जिस तरह पर्दे पर उतारा, बहुत प्रभावशाली था। बहुत। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड भी मिला। अच्छा। कभी खुशी कभी गम में उनकी भूमिका एक गरिमामयी माँ की थी जो परिवार को जोड़े रखती हैं, और कल हो ना हो में भी उनका किरदार कहानी के भावनात्मक केंद्र में था। क्या चीज थी जिसने उनके इन वापसी वाले किरदारों को इतना अलग बनाया? उस दौर में कई सीनियर अभिनेत्रियां वापसी कर रही थीं, पर जया बच्चन के किरदारों में क्या खास बात थी? आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है 2 बातें खास थीं। पहली, किरदारों का चयन। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जिनमें अभिनय की गुंजाइश थी, जो सिर्फ सजावटी नहीं थी। सही। दूसरी, उनका अपना कद और अनुभव। इतने सालों के बाद जब वो पर्दे पर लौटी तो उनके चेहरे पर जिंदगी का अनुभव और एक ठहराव था जिसने इन किरदारों में वजन डाल दिया। हाँ,
वो दिखता था। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रही थी, वो उन किरदारों की भावनाओं को जी रही थी। उन्होंने साबित किया कि एक अच्छा कलाकार उम्र के हर पड़ाव पर प्रासंगिक रह सकता है। अभिनय में ये सफल दूसरी पारी तो चली रही थी, लेकिन जया बच्चन ने इसके साथ साथ एक और क्षेत्र में कदम रखा, हाँ, जो काफी अलग था, राजनीति। बिल्कुल जी हाँ। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी और 2004 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी गईं। तब से वो लगातार कई कार्यकालों के लिए सांसद रही हैं। हाँ, ये भी है। अभिनय की दुनिया की चकाचौंध से निकलकर राजनीति के गलियारों में सक्रिय होना, ये एक बड़ा बदलाव है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अक्सर फिल्मी सितारों के राजनीति में आने पर सवाल उठते हैं हाँ, उठते हैं कि वो कितने गंभीर होंगे, लेकिन जया बच्चन ने राज्यसभा में अपनी सक्रिय भागीदारी से इन सवालों का जवाब दिया है, ऐसा लगता है। अच्छा, वो संसद की बहसों में हिस्सा लेती रही हैं, कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती आई हैं और अपनी पार्टी की एक प्रमुख आवाज बनी रही हैं। ये दिखाता है कि वो राजनीति को सिर्फ एक पोस्ट रिटायरमेंट विकल्प के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी मानती है। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हो गई। भारत में अभिनेताओं और राजनेताओं दोनों पर ही जनता की पैनी नजर रहती है। एक तरफ उनकी एक स्थापित फिल्मी हस्ती की छवि है, दूसरी तरफ एक सांसद के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां और राजनीतिक निष्ठाएं हैं। कई बार उनके बयानों पर विवाद भी हुए हैं, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाया है, ऐसा प्रतीत होता है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति और विभिन्न मुद्दों पर उनका पक्ष रखना ये दर्शाता है कि उन्होंने इस दोहरी भूमिका को स्वीकार किया है और इसे निभाने का प्रयास किया है। ये उनकी शख्सियत के एक और पहलू, दृढ़ता और अपने स्टैंड पर कायम रहने की क्षमता को उजागर करता है। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें, जबलपुर की जया भादुड़ी से लेकर गुड्डी की मासूमियत, हाँ, 70 के दशक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक, बच्चन परिवार की स्तंभ, एक सफल वापसी करने वाली कलाकार, और फिर एक अनुभवी और मुखर राजनेता। ये यात्रा कई रंगों और पड़ावों से भरी है। बिल्कुल, उनका जीवन और करियर एक तरह से शक्ति, गरिमा और निरंतर प्रासंगिकता का प्रतीक है। सही शब्द है, शक्ति, गरिमा, प्रासंगिकता। चाहे वो कैमरे के सामने हो, जहां उन्होंने अपने सहज और गहरे अभिनय से किरदारों को यादगार बनाया, या संसद भवन में हो, जहां वो जन सरोकार के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती हैं, उन्होंने हमेशा अपनी एक अलग पहचान कायम रखी है। ये दिखाता है कि प्रतिभा और समर्पण के साथ अलग अलग क्षेत्रों में न सिर्फ सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि उन क्षेत्रों पर अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ी जा सकती है। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री या राजनेता की कहानी नहीं है, ये बदलते समय के साथ खुद को ढालने और विकसित करने की भी कहानी है। तो ये थी जया बच्चन के जीवन और करियर के कुछ अहम पहलुओं पर हमारी चर्चा, जो हमें उपलब्ध जानकारी से मिली। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और फिर सार्वजनिक जीवन में एक नई और चुनौतीपूर्ण भूमिका को अपनाया। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने लायक है ना? क्या? कि सार्वजनिक जीवन में ये दोहरी भूमिका निभाना, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सिनेमा और राजनीति दोनों ही जुनून की हद तक फॉलो किए जाते हैं, ये कितना जटिल होता होगा। हाँ, ये तो है। एक तरफ ग्लैमर और कला की दुनिया, दूसरी तरफ सत्ता और विचारधारा की राजनीति। इन दोनों दुनियाओं की उम्मीदों, दबावों और वो जो पब्लिक स्क्रूटनी होती है, उसके बीच दशकों तक संतुलन बनाए रखना, ये व्यक्ति की पहचान और उसके सार्वजनिक व्यवहार को किस तरह से आकार देता होगा। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये सवाल उनके सफर को सिर्फ असाधारण ही नहीं बनाता, बल्कि हमें सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं पर सोचने को भी मजबूर करता है।